subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे स्लेव सिस्टम के बारे में। यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि अरिस्टोटल के क्या मत था स्लेव्स को लेकर, उनका सोच को जानेंगे और उनके राय को भी यहां पर परखेंगे। स्लेव्स जो कि किसी व्यक्ति का दास कहलाता है, उसका रोल एक समाज में क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बहुत ही डिटेल में उसको चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक समाज में क्या काम करते थे। अभी हम फ्रेंड जो भी अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया मत के बारे में यहाँ पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट इंस्ट्रूमेंट इन ए हाउस होल्ड। तो यहाँ पर अपने घर के चारों तरफ जितने भी सारे अपने विषय वस्तु होते हैं उनके भीतर वो डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश किए हैं। एक तरफ उन्होंने रखा है एनिमेट और एक तरफ है इनएनिमेट। तो यहाँ पर एनिमेट और इनएनिमेट को हम इस तरह ले सकते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अगर हम एनिमेट जो कि जीवंत कौन है, हमारा पशु पक्षी और इंसान, तो यहाँ पर स्लेव्स को वो एनिमेट के रूप में यहाँ पर घोषित किए हैं कि वो एक एनिमेट वस्तु है जो कि घर का काम को सहज बनाने के लिए ही उपयोग किया जाता है और उनका काम को इजी बनाने के काम ही एक एनिमेट वस्तु करता है। दूसरे वाक्यों में यहाँ पर अरिस्टोटल ने स्लेव्स को एनिमेट इंस्ट्रूमेंट कहा है। उनका खाली दायित्व ये होता है कि अपने मास्टर को सर्व करना, उसके अलावा उनका और कोई भी दायित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर वाक्यों में लिखते हुए बोले हैं कि नॉट फॉर प्रोडक्शन। नॉट फॉर प्रोडक्शन मीन उनको कोई भी और दूसरा काम नहीं होता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन मीन जनरली एक लेबर जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है, एक मैकेनिक्स जो काम करता है, वैसा काम उनको करना नहीं है। वो अपने मास्टर के प्रति उनको फेथफुल ही रहना है। He has no interest other than those of the master। तो अगर हम बात करें एक स्लेव्स का व्यक्तिगत कोई भी इच्छा नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका खाली एक ही मूल कर्तव्य होना चाहिए कि उसका मास्टर कैसे सुखी से अपना जीवन यापन कर पाए, अपना सिटीजनशिप का जो भी कर्तव्य है वो कैसे निभा पाए, उसी को ही उसको देखना है। अरिस्टोटल ने यहाँ पर स्लेव्स को डिवाइड करते हुए यहाँ पर लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्शनल जो कि प्रिजन ऑफ वॉर एंड नेचुरल स्लेव लेफ्ट रीजन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कन्वेक्शनल प्रिजनर को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज करते हैं, मगर यहाँ पर नेचुरल स्लेव को वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर कन्वेक्शनल सोर जिसके पास नॉलेज होता है, उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास कैपेबिलिटी होता है, उसके बावजूद भी वो हार जाने के कारण उनको स्लेव्स बनना पड़ता है। तो वो सब चीज़ को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज किया है। मगर वो नेचुरल स्लेव जो कि बाय बर्थ से जो दास का काम के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है, वो दास को वो एक्सेप्ट किए हैं। और एक पॉइंट में यहाँ पर अरिस्टोटल ये बताना चाहते हैं कि एक दास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एक फैमिली के भीतर करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में व्यस्त होता है। एक स्लेव्स ही उनके काम को करके ही उनको आसान बना देता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति अपना स्टेट के ऊपर दायित्व लगा पाता है, अपने सिटीजनशिप के बारे में सोच पाता है, जिसके वजह से एक स्टेट प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाता है। लिविंग पोजीशन ऑफ द फैमिली एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर। अगर हम बात करें एक दास एक मास्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो अपना डेली लाइफ का काम कराता है, अपना हाउस होल्ड काम कराता है, ताकि वो अन्य जगह पर अपना योगदान दे पाए। यहाँ पर अरिस्टोटल ने स्लेव्स लोगों को जस्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ पर 3 ग्राउंड पर उनको कैटेगराइज किया है। पहले तो नेचुरल, दूसरा है यूजफुलनेस, तीसरा है एक्सपीडियंसी। तो यहाँ पर रिजेक्ट किए हैं सोफिस्ट व्यू को यहाँ पर अरिस्टोटल ने, जहाँ पर बोला गया था कि नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से इक्वल नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के पास एक अलग क्वालिटी होता है। कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, तो हर एक व्यक्ति का एक अलग ही खूबी होता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने खूबी के मुताबिक ही काम करना चाहिए, उनका मानना था। किसका? अरिस्टोटल का। अगर हम नेचुरल पर्सपेक्टिव को देखें, यहाँ पर अरिस्टोटल ने उसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर बोला है कि नेचर हैज़ एंडवेड मास्टर विथ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड स्लेव विथ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर बाय बर्थ बाय गॉड के द्वारा ही मानव का डिवीजन पहले से ही कर दिया जाता है, जहाँ पर मास्टर लोगों को इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ दिया जाता है, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उनको बुद्धिमान बनाया जाता है, और दूसरी तरफ स्लेव्स लोगों को फिजिकली स्ट्रेंथ किया जाता है ताकि वो बहुत सारा लेबर काम कर पाएँ।
ये उनका मानना था कि ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान के द्वारा ही परिचालित किया जाता है, जिसके चलते हुए हर एक व्यक्ति को अपना दायित्व को ठीक से निभाना है। इंटेलेक्चुअल पर्सन अपना इंटेलेक्चुअल ड्यूटी जो कि अपने स्टेट के प्रति वही काम करना चाहिए, और जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि एक स्लेव्स कैटेगरी में आते हैं, उनको अपने मास्टर के प्रति फेथफुल रहना चाहिए। अरिस्टोटल ने स्लेव्स के यूजफुलनेस को लेकर यहाँ पर बताया है कि एक स्लेव्स एक समाज के भीतर क्या सब दायित्व निर्वाह करता है, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल में बताया है। अगर हम बात करें, जब भी मास्टर अपना नेशनल ड्यूटी करता है, अपने सिटीजनशिप का ठीक से उपयोग करता है, अपने देश के हितों के लिए जब उपयोग करता है, उसके पास कोई भी टाइम नहीं होता है अपने हाउस होल्ड करने के लिए। तो उसी वक्त क्या होता है, ये स्लेव्स उन लोगों को मदद करते हैं, उनके काम में अपने मालिक का सेवा करते हैं, ताकि अपना मालिक ठीक से अपना नेशनल ड्यूटी निभा पाएँ। अगर हम उनके एक्सपीरियंस को देखें तो रिक्वायर द टाइम टू मेंटेन इकोनॉमी, अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या होता था, दो ही क्लास होते थे, एक होता है मास्टर और एक होता है स्लेव। उस दौरान स्लेव जो काम करते थे, जिसके कारण अपना मास्टर वो अपना नेशनल ड्यूटी निभा पाता था, जिसके कारण उनका इकोनॉमी स्टेबल था। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक स्लेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। स्लेव्स के बिना मास्टर अपना कोई भी काम, अपना हाउस होल्ड नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसको बहुत ही दिक्कत होता था। तो स्लेव उनका काम बहुत ही आसान करते थे, जिसके कारण वो अपना ड्यूटी अच्छे से निभा पाते थे। अभी हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन चाहिए एक व्यक्ति को अपने घर में अगर एक स्लेव्स रखता है। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने उनके बारे में विवरण दिया है कि आपको किस किस आधार पर एक स्लेव को आपको घर में रखना है और उसको क्या क्या सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराना है। पहला तो यहाँ पर दिया गया है मेंटली डेफिशिएंट नॉट वॉर प्रिजनर। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने बता दिया है कि जो भी व्यक्ति आपके घर में स्लेव्स में आएगा वो वॉर प्रिजनर नहीं होगा, वो मेंटली डेफिशिएंट होगा, वो दिमागी तौर पर कमजोर होगा। प्रॉपरली ट्रीटमेंट अदरवाइज पनिश बाय स्टेट। तो यहाँ पर बता दिए हैं कि आपने जो भी स्लेव्स के साथ उनको अच्छा व्यवहार दिखाना है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ स्टेट के द्वारा एक्शन भी लिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर अरिस्टोटल ये बताना चाहते हैं कि स्लेव्स का भी खुद का स्वेच्छा फ्रीडम है। अगर वो अपना व्यक्तिगत विकास कर पाता है, अपने भीतर एक रैशनैलिटी ला पाता है, अपने भीतर सोच ला पाता है, अपना भीतर वो सब इंटेलेक्चुअल थिंग ला पाता है, तो उसका भी एक खुलकर जीने का अधिकार है। अभी हम फ्रेंड क्रिटिसिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे कि अरिस्टोटल के जो स्लेव्स के ऊपर जो भी राय दिया गया था, कैसे उनको क्रिटिसाइज किया गया है, उसके ऊपर अभी हम आलोचना करेंगे। पहले, कॉन्ट्रेरी टू द मॉडर्न नोशन ऑफ इक्वालिटी, अगर हम बात करें जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था वो इक्वालिटी से पूरा विपरीत था, जहां पर ह्यूमन के भीतर इनइक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा था, जहां पर एक तरफ मास्टर क्लास और एक तरफ स्लेव क्लास। जैसे कि फ्रेंड अभी मैंने बताया कि दो ही क्लास होते थे, जहाँ पर एक मास्टर क्लास और एक स्लेव्स क्लास। तो यहाँ पर हम अपर और लोअर क्लास बोल सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे जगह पर देखें हैव्स एंड हैव्स नॉट, प्रोलिटेरियन एंड बोर्जवा। तो इस प्रकार का वहाँ पर भी क्लास डिवीजन हमें देखने को मिला था। वहाँ पर हमें ज़्यादातर रेशियल सुपीरियरिटी देखने को मिला था। यूनान लोग व ग्रीक के लोग खुद को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि वो ही सोचते थे कि वो ही बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बाकी सब जितने भी लोग हैं वो बहुत उनसे कम है, जिसके कारण उनका जो रेशियल है बहुत ही महान है, जो कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म के तौर पर हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका ही कलर के लोग खाली ज्ञानी नहीं थे, बाकी सब दुनिया के सब थे, मगर उनका ये मानना था कि वो ही खाली दुनिया में ज्ञानी है। फोर्थ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि स्लेवरी एज ए हेरिडेटरी इंस्टीट्यूशन। तो उस समय मानना था कि जो अगर व्यक्ति स्लेव्स होता था तो उसका जो बेटा बेटी भी स्लेव्स के रूप में घोषित किया जाता था, जो कि हेरिडेटरी बेसिस में होता था, किनशिप बेसिस में। तो ये सब चीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिला था, जिसके कारण यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। फिफ्थ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट ले डाउन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन स्लेव्स। तो यहाँ पर कुछ भी साफ तौर पर नहीं लिखा गया है कि किस प्रकार के मेंटली कंडीशन के लोगों को एक्चुअली स्लेव्स के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, किस आधार पर, जनरली कौन से बेसिस पर उनको स्लेव बनाया जाता था, उसका कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं था। तो ये सब चीज़ को यहाँ पर बाकी सारे थिंकर यहाँ पर जो भी अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया मत स्लेव्स को लेकर उसको क्रिटिसाइज किए हैं। सिक्स्थ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर बताया गया है कि पोजीशन ऑफ मास्टर। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ मास्टर का मतलब है कि एक स्लेव्स मास्टर का व्यक्तिगत संपत्ति होता है। तो यहाँ पर साफ साफ जो भी बाकी थिंकर थे, जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया मत को यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्लेव्स कभी भी किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकते, वो भी एक इंसान होते हैं, उनका भी जीने का अधिकार होता है।
सेवेंथ क्रिटिसिज्म में यहाँ पर वो बताए हैं कि कॉन्ट्ररी टू द नोशन ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। हर एक व्यक्ति को समाज में खुलकर जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर नहीं रहना चाहिए। स्लेव सिस्टम से क्या होता है कि मानव के भीतर डिवीज़न क्रिएट होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगता है, तो ये सब चीज़ को हमें दूर फेंकना है।